हेलो एवरीवन। कहते हैं पेरेंट्स के और टीचर के लिए सबसे गर्व, सबसे प्राउड मोमेंट तब आता है जब उनके बच्चे, उनके पढ़ाए बच्चे एक बेहतरीन रिजल्ट के साथ निकल कर आते हैं। मैं आज आप सबको इंट्रोड्यूस कराने वाला हूं एक ऐसे बच्चे के साथ, एक ऐसे बच्चे की स्ट्रेटजी के साथ, एक ऐसे बच्चे की प्रिपरेशन जर्नी के साथ जो अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग है। तो मैं सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा प्रांजल सिंह को। इन्होंने 705 नंबर स्कोर किया है नीट 2023 में। इनकी रैंक है 150 और कैटेगरी रैंक है 7। तो प्रांजल सिंह, कॉन्ग्रेचुलेशन हमारी तरफ से, एसिड सर की तरफ से भी और पूरी अनअकैडमी टीम की तरफ से बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। वेरी मच थैंक यू सर। प्रांजल, हम लोग साल भर प्रिपरेशन करते हैं और आप सब इसको जानते हो। एक बच्चा प्रिपरेशन के दौरान बहुत सारी चीज़ों को डेली फेस करता है। बिल्कुल सर। डेली वो नए नए चीज़ों को, नए नए थॉट्स, नए नए सब्जेक्ट्स के झंझटों से, डेली लाइफ के झंझटों से फेस करता है। यस सर। तो आज इस छोटी सी बातचीत में प्रांजल के साथ सबसे पहले मैं आपसे यही पूछना चाहूँगा, ये साल भर की प्रिपरेशन आपको कैसे लगी? कैसा आपको लग रहा है रिजल्ट के बारे में, और कैसा आपके पेरेंट्स फील कर रहे हैं? ऑफ कोर्स सर, बहुत ही अच्छा लग रहा है पेरेंट्स को। एंड पेरेंट्स तो मतलब ऑफ कोर्स बच्चों की सक्सेस होती है तो बहुत खुश होते ही हैं। एंड उनका एक लाइफ का मोटिव भी, इम्पोर्टेंट मोटिव होता है कि उनके बच्चे सक्सेस पे पाएँ। तो पेरेंट्स तो ऑफ कोर्स बहुत ही खुश हैं। बाकी मेरे रिलेटिव्स एंड टीचर्स, एवरीवन इज़ मतलब बहुत खुश हैं। एंड मैं भी बहुत खुश हूँ सर कि मतलब मैंने अपने पेरेंट्स का सपना पूरा किया है। एंड आज मैं यहाँ बैठा हूँ तो इस पे भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। प्रांजल, आज हम सभी के लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट है। और एक टीचर, रियली मैं कह रहा हूँ, साल भर हार्डवर्क करता है, पूरी कोशिश करता है कि ये बच्चा जो है ये कहीं से आया हुआ केवल एक स्टूडेंट ही नहीं है। अब चूँकि ये हमसे जुड़ चुका है, तो जैसे अपना बच्चा होता है, अपना छोटा भाई होता है, तो उसी निस्वार्थ से टीचर एक बच्चे से जुड़ता है। तो आज मैं थोड़ा सा सेंटिमेंट भी हो रहा हूँ। तुम्हारा फ़ोन आया जब कि सर मेरा ये रैंक आया है, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मोस्ट प्रोबेबली हम आपको एम्स दिल्ली में देख भी रहे हैं। तो प्रांजल, एक बात बताओ, बहुत सारे बच्चे आपको देख रहे हैं आज, पूरे इंडिया से जगह जगह से देख रहे हैं, तो उनकी एक आस जगी है कि क्या ये भगवान ने एक ऐसा क्रिएट करके भेजा है जो डॉक्टर बन रहा है, रैंक ला रहा है, या हम इस वीडियो को देख रहे हैं तो हम भी कुछ कर सकते हैं? क्या आप उन बच्चों को क्या बताओगे जो क्लास 11th में बैठा हुआ आपके वीडियो को देख रहा है, जो क्लास 12th में बैठा आपको देख रहा है, और जो 12th करके रिपीट कर रहा है और वो आपको देख रहा है? क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए स्टूडेंट्स को अपने फ्यूचर को डिसाइड करने के लिए, इस प्रोफेशनल नोबल जो आपने जहाँ पे पहुँच रहे हैं, तो उसमें पहुँचने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए, जो कि क्या है, इस धरती पर नेक्स्ट टू गॉड है? यस सर। एक्चुअली सर, मैं आपको थोड़ा स्टार्टिंग से बताऊं तो मेरी जर्नी 3 इयर्स की रही है। मैंने 11th पढ़ा है, देन 12th पढ़ा है, और अंडर एज होने के कारण मुझे 1 ईयर और ड्रॉप लेना पड़ा। मैं पिछले साल एलिजिबल नहीं हो पाया था पेपर देने के लिए। तो मैंने अपनी इस 3 ईयर की जर्नी में जो बेस्ट थिंग मैंने आज तक जानी है कि जो बच्चे चूक जाते हैं जानने से, और लेट में ये समझ में आता है और सिर्फ कुछ ही बच्चे जान पाते हैं, वो ये बात है कि टॉपर भी एक इंसान ही है। वाह वाह, क्या बात है। सर, टॉपर एक इंसान है एंड उसका भी ब्रेन उतना ही चलता है जितना सामने वाले का चल रहा है। एंड 24 आवर्स ही सबके पास होते हैं सर। एंड ये सबका मतलब डेडिकेशन होता है, डिवोशन होता है टुवर्ड्स देयर स्टडी, टुवर्ड्स देयर वर्क, जो आपको यहाँ पहुँचाती है और आपको ऐसा फील कराती है जैसे आप सबसे अलग होकर टॉपर्स बने हैं। लेकिन बनता सर इंसान ही है। एंड नॉर्मल ही स्टूडेंट बन के आया था मैं। इनफैक्ट जब मैं 11th में आया तो मेरे फादर की यही थी कि किसी तरह सिलेक्शन हो जाए, और मेरा भी यही मोटिव था कि किसी तरह सिलेक्शन हो जाए। फिर जब मैं पूरे डेडिकेशन, डिवोशन से पढ़ता गया तो मैं गोल सेट करता गया। फर्स्ट मैं गोल सेट किया 640 मार्क्स का मुझे ब्रेकेज देना है, 650 मार्क्स का ब्रेकेज देना है। देन 680 को सेट किया। मैं जब 680 सेट किया तो मैं तो 680 पे काफ़ी खुश होने लगा, जिसने सिर्फ सिलेक्शन का सोच रखा हो। तो उस पर एसिड सर बहुत ही नाराज़ भी हुआ करते थे कि
तुम्हारी बैच में रैंक 1 आ रही है, 680 आ रही है, बट दैट्स नॉट इनफ फॉर मी। तो मुझे वो बात हमेशा अंदर से रहती थी कि सर के लिए ही कर देते हैं कुछ, और सर यही कहते थे कि 7 का बैरियर तोड़ो, 700 का बैरियर तोड़ो। तो मैं उसके लिए पूरा लगा रहता था। फिर उसके बाद 6-7 टेस्ट के बीच में मैं एक बार 700 भी लाना शुरू किया, तो मैं सर को सेंड भी करता था कि सर आपने कहा था तो मैं कर दिखाया। एंड फिर मेरे लगातार 700 मैं क्रॉस करने लगा। तो उसके बाद सर 720 की भी जिद करने लगे कि 720 क्यों नहीं। तो ऐसे मतलब स्टेप बाय स्टेप बढ़ता गया। एंड लास्ट के 1-2 मॉक टेस्टों में मैंने 720 का भी ब्रेकेज दिया था। तो सफ़र काफ़ी लंबा रहता है एंड पेशेंस रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है सर, क्योंकि बच्चे पढ़ते तो हैं, ब्रेन भी है उनके पास, उनको पढ़ना भी आता है, दे नो एवरीथिंग नाउ। आज के समय में सब कुछ ऑनलाइन ऑफलाइन ऑल थिंग्स अवेलेबल हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा ऐसा है जो अवेयर नहीं है, ठीक है, सब केपेबल भी हैं आज के समय पढ़ने। जो सबसे ज़्यादा बच्चा कोई लैग करता है पढ़ने की चीज़, वो होता है कंसिस्टेंसी सर। उसमें बच्चा लैग करता है। बच्चा बहाने कितने भी बनाए, मेन रीज़न पीछे उसकी मेहनत ही होती है जो उसको लैग करा रही है, बाकी किसी साइड से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है सर। बहुत बढ़िया प्रांजल, इस बात से 2 बातें निकल के आई। नंबर 1, टारगेट बनाया उसे पूरा किया, और बड़ा टारगेट बनाया उसे पूरा किया। पॉइंट नंबर 2, हम कहते हैं सेटिस्फाई हो जाओ, नंबर के साथ मत हो। सर अपन कह सकते हैं ना कि नंबर के साथ सेटिस्फाई मत हो, अपने से खुद को कंपीट करो। बिल्कुल सेल्फ कंपटीशन इस बच्चे ने रखा, अपने ही टारगेट को बनाया, उसे तोड़ा, नया बनाया, उससे बड़ा, उसे तोड़ा। तो रियली बहुत अच्छा लगा। एक बात प्रांजल मैं आपसे पूछना चाहूँगा, बच्चे एक बात बताओ, अपने यहाँ बहुत सारे बच्चे 11th-12th पढ़ते हैं और बहुत सारे बच्चे 1 ईयर प्रिपरेशन करते हैं। कई बार बच्चों का ये डाउट होता है और पूछते हैं बच्चे, सर क्या 1 साल की प्रिपरेशन सफिशिएंट है इस एग्ज़ाम के लिए? क्योंकि आपने कहा कि मैंने अंडर एज था तो प्रिपेयर नहीं किया, फिर आपने दोबारा प्रिपरेशन किया। तो एनी हाउ आप इस चीज़ को फील करते हो, समझते हो। व्हाट डू यू थिंक, आपको क्या लगता है कि क्या 1 साल की प्रिपरेशन इस एग्ज़ाम में एक अच्छी रैंक, एक अच्छा कॉलेज आपको दिला सकती है? क्या लगता है आपको? इट डिपेंड्स कि आप कब आ रहे हो। आपने एक बार 11th-12th अच्छी जगह से पढ़ा है, देन आप 1 ईयर के लिए आ रहे हो, तो ये डिपेंड करता है कि आपने 11th और 12th अपना पढ़ा कैसे है। हर बच्चे को अगर अपने बारे में नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि सर कहते यही है कि ज्ञानी वही होता है जो खुद को पहचान ले, दूसरों को पहचाने या ना पहचाने। तो सर ये खुद का होता है। मैंने ऐसे भी बच्चे होते हैं जिनका 2 ईयर्स में भी नहीं होता, ऐसे ही बच्चे मैंने देखे हैं सर जो 6 मंथ्स सीरियस हुए हैं एंड उन्होंने क्रैक किया है, अच्छे रैंक के साथ क्रैक किया है। तो ये टोटली बच्चे पे डिपेंड करता है। उसकी प्रीवियस स्टडी होती है, बस उसे नहीं पता होता कि उसने कर रखी होती है सर। 11th-12th उसने कैसे पढ़ा हुआ है, देन उसके बाद 1 ईयर वो पढ़ रहा है। एंड ऑफकोर्स इसमें कोई डाउट नहीं है कि 1 ईयर इज़ सफिशिएंट फॉर नीट एग्ज़ाम, बट ये टोटली आपके डेडिकेशन एंड डिवोशन पे ही डिपेंड करता है कि आप अगर उस 1 ईयर को किस तरह से एक्सट्रैक्ट कर रहे हो। दूसरे का 6 आवर्स तो आपका 12 आवर्स चल रहा है उसे 6 आवर्स में, तो ये सब डिपेंड करता है। बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया आपने। जैसे कि अक्सर मैं बोलता रहता हूँ कि इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, डॉक्टर अपन लिखते हैं ना DR डॉक्टर, तो D फॉर डिसिप्लिन एंड R फॉर रेगुलरिटी। अगर आपके जीवन में डिसिप्लिन विथ रेगुलरिटी आ जाए तो आप इस नोबल प्रोफेशन को तुरंत अचीव करेंगे। और मेरे गुरुजी भी कहा करते थे कि ना कि आदमी को क्या है, अनुशासन में रहना चाहिए। अनु का मतलब होता है स्वयं, और स्वयं पर शासन करना। स्वयं पर शासन करना आ गया यानी हम अपने से ही compete करते रहे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट नहीं। एक तपस्या है, कुछ महीनों की तपस्या है। आपने अगर इसको पार कर लिया तो जीवन आपका आनंदित हो जाएगा, सुखमय हो जाएगा, प्रकाशमय हो जाएगा। तो मैं आपसे प्रांजल ये पूछना चाहता हूँ कि आपके हिसाब से बच्चे क्या है कि थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं कि किस तरह के मटेरियल को यूटिलाइज़ किया जाए। जैसे कि वो जहाँ पे भी स्टडी करें, स्कूल है या फिर उनका कोचिंग है या समथिंग है, तो क्या उनको रेफरेंस बुक रैंडमली सेलेक्ट कर लेनी चाहिए, या फिर क्या रोल है मटेरियल्स का एंड क्या रोल है क्वेश्चन प्रैक्टिस का? इसके बारे में थोड़ा बताओ सर। इसके बारे में तो मैं यही कहूँगा कि ऑफ कोर्स जो जिस भी आप कोचिंग में पढ़ रहे हैं, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट से अगर ज्वाइंट हैं या किसी भी वीडियो मटेरियल से आप ज्वाइंट हैं, तो आप पहले उसे अच्छे से यूटिलाइज़ करें। जो आपको टीचर गाइड कर रहा है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है। मतलब मैं तो फिर भी कहूँगा कि मैं 2-3 ईयर्स की एक्सपीरियंस रख रहा हूँ, बट वो टीचर मेरे जैसे पता नहीं कितने निकाल दिया।
एंड उसका एक्सपीरियंस बहुत बड़ा होता, तो उस पर ब्लाइंडली फेथ करना पड़ता है आपको। एंड मटेरियल के इन दिस सेंस मैं बोलूँगा तो जैसे कि मैंने मॉड्यूल्स पढ़ी थी, मैंने मॉड्यूल्स स्टार्टिंग में पढ़ी, फिर लास्ट के 4 और 5 मंथ्स मैंने प्योरली एनसीईआरटी पढ़ी, एंड तब तक मॉड्यूल मेरे माइंड में एकदम आ भी चुकी थी, जिसका मुझे बहुत नीड नहीं पड़ता था। एक क्विक रिवीजन मैं देखता रहता था कभी कभी। तो लास्ट के 4 मंथ्स तो मैं पूरा एनसीईआरटी से स्टिक हो गया, एक चीज़ एनसीईआरटी की मैंने पढ़ ली थी। इवन फिजिक्स की एनसीईआरटी जो बच्चे अक्सर स्किप करते हैं, मैंने उसको भी 2 बार एक लाइन अंडरलाइन करके पढ़ ली थी, एंड उसके पीछे के एक क्वेश्चन लगा लिए थे। तो ऐसे सर एनसीईआरटी तो मतलब मस्ट है आपका। 95-99% टुडे की डेट में एनसीईआरटी ही है। तो फर्स्ट आपको ये ध्यान होना चाहिए कि एनसीईआरटी कंप्लीट कर लेनी है, बाकी आप के टाइम के ड्यूरेशन में आप सेट करें तो बेटर रहेगा। बहुत बढ़िया प्रांजल। अपन भी बच्चों से अक्सर कहते हैं सर कि अपने नीट का एक नियम है, एक ही चीज़ को एक ही जगह से 100 बार पढ़ो। तो आपका मैंने अक्सर सुना है। लिमिटेड कंटेंट उन्हीं को इतने परफेक्शन से कर लो ना कि इस एग्ज़ाम में उससे ज़्यादा आवश्यकता ही नहीं। और प्रांजल से भी आप वही चीज़ सुन रहे हैं, इसने अपने स्टडी मटेरियल और एनसीईआरटी को ही फोकस किया। बिलीव मी दिस इज़ मोर देन एनफ, है ना। तो एक सवाल और प्रांजल मैं आपसे पूछना चाहूँगा फिजिकल केमिस्ट्री से रिलेटेड। क्या कहते हो फिजिकल केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी कितनी इंपॉर्टेंट है, नंबर 1। दूसरा सवाल, आपकी फिजिकल केमिस्ट्री के लिए क्या लगा, मतलब आपको क्या स्ट्रेटजी रही, बच्चों क्या आप कहना चाहोगे, कैसे वो और इसे स्ट्रॉन्ग करें, आपकी तरफ से क्या गाइडेंस रहेगा बच्चों के लिए? सर फिज़िकल केमिस्ट्री जैसा कि हर ईयर हम देखते थे कि न्यूमेरिकल्स आते थे, न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस में हमारी काफ़ी हाई लेवल की आ जाती है, जबकि नीट के पेपर में उतना आपको नीड भी नहीं होती, फिर भी आप कॉन्फिडेंस अप करने के लिए उसको करते ही करते हैं। एंड आप ये भी नहीं जानते कि इस ईयर क्या ही दे दे। तो अभी तक तो थ्योरी उतनी नहीं आ रही थी, लेकिन इस ईयर के पेपर में आपको अच्छी खासी लेवल की थ्योरी देखने को मिली। 5 स्टेटमेंट्स एनसीईआरटी के थे, उसमें पूछ रहा था BCD करेक्ट, CDE करेक्ट। तो मेरे भी सीनियर्स थे एंड टीचर से मैंने इस पर कंसल्ट कर रखा था, तो उन्होंने कहा था कि एनसीईआरटी पढ़ लेना बेटा। उन्होंने तो कहा था कि 2 to 3 टाइम्स पढ़ लेना, दैट विल बी एनफ फॉर फिजिकल केमिस्ट्री। बट मैं अपना बताऊं, मैंने 8 टाइम्स फिजिकल केमिस्ट्री की 8 टाइम्स फिजिकल केमिस्ट्री की एनसीईआरटी अंडरलाइन करके एक वर्ड उसका पढ़ा था। एंड जब पेपर में किया तो कई बच्चों ने कर लिया उसे, बट जब मैं कर रहा था तो मेरे कॉन्फिडेंस का लेवल अलग था सर उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते समय। और मैं घर पे भी आया तो मुझे ये पता था कि वो लाइन कहाँ लिखी हुई है एनसीईआरटी में। ये तो बात अभी क्या है, थोड़ी देर पहले मैं तो कुछ अभी बातें कर रहा था, तो मैंने बोला कि देखो ये सारी चीज़ें हैं ऐसी है, तो कह रहा हाँ सर ये एनसीईआरटी के लेफ्ट पेज के सबसे नीचे की तरफ लिखी हुई है। ये इस तरीके से बातें कर रहा था, तो इसका मतलब ये समझ में आ गया कि किस शिद्दत से इसने एनसीईआरटी से प्यार किया है। बिल्कुल सर, ठीक है ना। एनसीईआरटी से तो करना है। एक क्वेश्चन हमारा है सारे नीट एस्पिरेंट्स का जो जनरल क्वेश्चंस रहता है, सर हम पूरी पढ़ाई कर लेते हैं, सर हमारे नंबर्स भी आ रहे हैं, माइनर में मेजर में नंबर्स भी आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो लास्ट के जो 2 से 3 महीने रह जाते हैं उसमें कुछ हमसे ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिससे कि हम उससे चूक जाते हैं। तो ऐसे 2 से 3 मंथ में उनको क्या फाइनल एक आप अपना दीजिए, और सारे बच्चों को इसके साथ क्या है पैगाम भी मिलेगा आपकी तरफ से कि उन्हें कैसे आगे बढ़ना चाहिए, किस तरह से उनको अपनी पढ़ाई करनी चाहिए या स्ट्रेटजी फॉलो करना चाहिए, एंड पर डे क्वेश्चन पेपर का क्या वेटेज होना चाहिए। ओके सर। सर मैंने देखा है, ये आपने बिल्कुल कहा कि लास्ट के 2-3 मंथ्स में बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आती है। मेरे मार्क्स अगर बेटर आते थे मॉक टेस्ट में तो मेरे से भी कई बच्चे कांटेक्ट करते थे, लास्ट के 2 to 3 मंथ्स में उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती थी। तो मेरा ये मानना है कि आपके मार्क्स कैसे भी आ रहे हों, आप अदर्स पर भी ध्यान रखें कि ये चीज़ मेरी कंप्लीट हो रही है या नहीं। मतलब बच्चे अगर 3 चैप्टर्स आ रहे हैं आपके टेस्ट में, तो ज़रूरी नहीं आप सिर्फ वही 3 चैप्टर्स पढ़ें, आप अलग भी 2 चैप्टर्स पढ़ सकते हैं, बिकॉज आपको कुछ अलग करना ही होगा। अदर्स बच्चे भी तो उतना करके आ रहे हैं, तो आपको कुछ अलग करना होगा। एंड आपका विज़न बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए। मतलब मैं जिस भी स्टेप पे चलता था, मैं आगे के 2 to 3 मंथ्स आंखों से देखते हुए चलता था। मतलब 2 to 3 मंथ्स की स्ट्रेटजी मेरी पहले डिसाइड होती थी, फिर अगर कोई चीज़ ऐड ऑन करती थी मेरे को उसके बाद करना पड़ता था, क्योंकि उस समय की स्ट्रेटजी पूरी फिक्स होती थी। मैं स्ट्रेटजी ऐसे ही रखता था कि 5 डेज़ का रख लेता था, उसमें 1 दिन का गैप करता था, फिर 5 डेज़ का, क्योंकि हम सोचते ज़्यादा हैं और 5 डेज़ पे हमने जितनी स्ट्रेटजी बनाई होती है उसे हम पूरा नहीं कभी कर पाते। तो बच्चे इससे बहुत ज़्यादा टेंशन में आते हैं। लास्ट के समय में छोटी छोटी बात की टेंशन होती है
छोटी छोटी बात कुछ भी होता है तो बच्चे टेंशन में आते हैं। तो हर प्लानिंग ऐसी होनी चाहिए कि बस टेंशन तो नहीं ही होनी चाहिए। एंड सबसे बेस्ट तरीका 2 to 3 मंथ्स के लिए मुझे ये लगता है कि आप किसी टीचर के कांटेक्ट में ज़रूर आएँ। जरूर है। किसी टीचर के कांटेक्ट में आए और ब्लाइंडली फेथ करें। अगर वो कह रहा है कि हो जाएगा, देन आपको भी लगना चाहिए हो जाएगा। एंड वो आपको जो गाइड करेगा वो मतलब आपके लिए उस समय बेस्ट गाइडेंस होगी। तो मेरे को ऐसा लगता है कि आपकी प्रिपरेशन तो कंप्लीट रहती है, बट यू नीड अ वेरी गुड गाइडेंस एट दैट टाइम। तो मैं भी कई टीचर्स के कांटेक्ट में आया था, और जैसे कि TNM सर एसिड सर उसमें से हैं। तो मतलब मुझे ये पता है कि मतलब इन्होंने डेली टू डेली मुझे सपोर्ट किया है। अभी एक सर की क्लास चल रही है Yes, sir. और वो हमारे बीच में भी नहीं आ पाए हैं। तो DSP सर भी, DSP सर दिनकर सिंह प्रभाकर सर, हाँ, एंड बायो का जूलॉजी पार्ट उन्होंने मेरे को पढ़ाया था। हाँ, तो उनके भी कांटेक्ट में बना था। जब उस समय मेरे 660 आते थे तब भी वो मेरे को उस समय भी 720 का सपना दिखाते हाँ, थे सर। तो मुझे बड़ी बात लगती थी, लेकिन लास्ट में आते आते मॉक में मैंने भी 720 स्कोर किए थे। तो उस समय मेरे को उनकी बात याद आती थी। वो कहते थे पोटेंशियल है, मतलब टीचर आपका बेस्ट पोटेंशियल also very hard working, दे देगा। टीचर आपसे दुगना तिगना ही मेहनत कर रहा होता है सर। एंड वो मैं बहुत सीखता था अपने टीचर से कि टीचर्स कर रहे हैं तो मैं अपने लिए खुद क्यों ना करूं। प्रांजल, आज हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है, तुमने एक परीक्षा पास कर ली है। अब समय समय पर जैसे जैसे तुम्हारे दायित्व बदलते जाएंगे वैसे वैसे हर पड़ाव पर एक परीक्षा तुम्हारे सामने आती रहेगी। एक ह्यूमैनिटी की परीक्षा भी तुम्हें क्या है, पास करनी है। और क्योंकि ये जो तुम नोबेल प्रोफेशन में जा रहे हो, दैट इज़ नेक्स्ट टू गॉड, तो एज ए डॉक्टर, ठीक है, तो ईश्वर से कामना है हम पूरी अनअकैडमी टीम की तरफ से कि आपका फ्यूचर बहुत ही उज्जवल हो, आप बहुत अच्छा करें। आपके कॉलेज जाने के बाद भी कभी भी आपको ऐसा फील हो कि आपको कहीं भी गाइडेंस की ज़रूरत हो, 24/7 यू आर फ्री, जैसे हमारी बातें होती रहती थी, तो आप कॉल कर सकते हो, बात कर सकते हो। पूरी टीम आपके लिए हेल्पफुल है। तो बहुत प्राउड का समय है, तो विश यू ऑल द बेस्ट। तो आप डियर स्टूडेंट्स, मुझे पूरा विश्वास है कि अगर आप यहाँ पर एक डॉक्टर्स जो बनने जा रहा है उसको देख रहे हैं और आपने भी इस प्रोफेशन को चुना है, तो एक स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, रेगुलर हार्ड वर्क विथ डिसिप्लिन आप आगे बढ़िए। ऐसी कोई भी लक्ष्य नहीं है जिसे आप प्राप्त नहीं कर सकते। तो हम सब की तरफ से उज्जवल को बहुत बहुत बधाइयाँ। थैंक यू वेरी मच।